लेबनान में हजारों टन बम गिराने वाला इजराइल क्या ईरान में कुछ बड़ा करने जा रहा है? इस्माइल हानिया, हसन नसरल्लाह और याह्या सिनवार को खत्म करने वाले इजराइल के टारगेट पर क्या अब ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई हैं? अगले 24 घंटे ईरान और खामेनेई के लिए अहम होने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ नया बम निकाल दिया है। इजराइल में इस बम को कोड वर्ड में कहा जा रहा है नेतन्याहू का ईयू बम। ईयू बम को डिकोड किया गया तो पता चला कि इसका मतलब ई से है इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, और ईयू बम में यू के मायने बताए जा रहे हैं अपराइजिंग यानी बगावत। ईयू बम को लेकर सवाल है कि क्या इजराइल ईरान की अर्थव्यवस्था को तबाह करने जा रहा है? क्या इजराइल ईरान में बगावत वाला हथियार चलाने जा रहा है? Another attack on Israel would simply cripple Iran's economy. It would rob you of many more billions of dollars. I know that you don't want this war. I don't want this war either. The people of Israel don't want this war. There is one force putting your family in grave danger. The tyrants of Tehran. That's it. इजराइल के सीक्रेट एयरबेस पर बहुत हलचल है। इजराइल के फाइटर जेट लगातार एक्टिव हैं। इजराइल के F-16 से लेकर F-15 और F-35 इन तीनों जेट्स को ईरान के खिलाफ नए मिशन के लिए अटैक मोड में 24 घंटे तैयार रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि इजराइल का ऑर्डर साफ है, अगर ईरान से हमला हुआ तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का इरादा है ईरान का नामो निशान मिटा देंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स ने कहा है कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर 100% हमला करेंगे, और इजराइल के मिलिट्री चीफ हर्जी हलेवी ने कहा है ईरान में हाहाकार मचा देगा इजराइल। ये सुरमई रंग का F-15 फाइटर जेट, ये इजराइल का जेट है जो ईरान पर लॉन्ग रेंज हमले के लिए अपग्रेड किया गया है। ये हरे और पीले रंग का F-16, ये भी ईरान पर 26 अक्टूबर वाली एयर स्ट्राइक में शामिल हो चुका है। इजराइल के दोनों फाइटर जेट ईरान की तरफ किसी भी वक्त उड़ने के लिए तैयार हैं। इजराइल 26 अक्टूबर को ईरान पर हमला करके साबित कर चुका है कि उसकी रेंज तेहरान के पावर सेंटर तक है। हालांकि ईरान का दावा है कि इजराइल का हमला नाकाम रहा, लेकिन अब नेतन्याहू और उनके कमांडर बार-बार वार्निंग जारी कर रहे हैं। תעשה את הטעות ותשגר עוד פעם מטח טילים לישראל, אנחנו נדע עוד פעם להגיע לאיראן, להגיע אפילו עם יכולות שלא השתמשנו בהן בפעם הזו, ולפגוע מאוד מאוד קשה גם ביכולות וגם במקומות שהפעם इजरायली मिलिट्री चीफ ने कहा अगर ईरान फिर हमला करेगा तो ऐसे हथियार से उन ठिकानों पर हमला करेंगे जिसको अभी तक टारगेट नहीं किया गया है। क्या इजराइल के सेना अध्यक्ष ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की तरफ इशारा कर रहे हैं? साफ है, इस बार इजराइल के टारगेट पर ईरान के परमाणु अड्डे हैं। इजराइल तेल ठिकानों पर भी हमला करेगा और मुमकिन है कि वो ईरान की लीडरशिप पर भी बंकर बस्टर बम से अटैक करे। इजराइल ने ये तीनों विकल्प खुले रखे हैं। वैसे नेतन्याहू अब ईरान के साथ माइंड गेम खेलना चाहते हैं, इसलिए उनकी बातें इजराइल की नई रणनीति की तरफ इशारा कर रही हैं, जो ईरान और खामेनेई दोनों के लिए घातक साबित हो सकती है, क्योंकि नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ नया बम निकाल लिया है। एक बार फिर देखिए, ईरान के खिलाफ नेतन्याहू का ईयू बम यानी ई से इकोनॉमी। इसके मायने हैं इजराइल अब ईरान की अर्थव्यवस्था पर चोट करेगा, और ईयू के मायने हैं अपराइजिंग यानी विद्रोह, यानी इजराइल ईरान में सरकार के खिलाफ विद्रोह की बातें कर रहा है। The Khamenei regime launched hundreds of ballistic missiles at my country, Israel. I wonder, did he tell you how much that attack cost? Well, I'm not guessing. It's $2.3 billion. That's how much of your precious money they wasted on futile attacks. दुनिया ने गाजा पर गिरने वाला बम देखा, दुनिया ने लेबनान को तबाह करने वाला बम देखा, ऐसा धमाका जिसमें मौत की 100% गारंटी होती है। यही बम दिखाकर नेतन्याहू ने ईरान को डराया, लड़ाकू विमानों और मिसाइलों से 26 अक्टूबर वाला हमला कराया। लेकिन ईरान का दावा है कि इजराइल उसका कुछ खास नहीं बिगाड़ पाया, इसलिए अब नेतन्याहू लाए हैं नया बम। इजराइल के इस नए बम को नाम दिया जा रहा है बगावत बम। बगावत बम यानी ईरान के अंदर ऐसा हंगामा शुरू हो जाए जिससे ईरान की सरकार गिर जाए। क्या ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को सत्ता से हटाने के लिए ये हो सकता है इजराइल का सबसे खतरनाक हथियार? ईरान में पहले भी प्रदर्शन हुए हैं,
मानवाधिकारों को लेकर कई बार ऐसे हालात बने जब ईरान की सरकार काफी दबाव में नजर आई। पिछले 15 वर्षों में ईरान में इस तरह के कई प्रदर्शन हुए हैं जिन्हें ईरान ने अमेरिका और इजराइल की साजिश बताया है। इस बार नेतन्याहू ने जो इशारा किया है वो ईरान की सरकार के लिए काफी दिक्कत पैदा कर सकता है। सवाल है कि क्या नेतन्याहू को लग रहा है कि ईरान की पब्लिक पर खामेनेई की पकड़ कमजोर पड़ रही है। آن چیزی که مصالح کشور و آرمانهای انقلاب اسلامی باشه رو دنبال خواهیم کرد و همونجوری که در سال قبلی همینو عرض کردم، نکته مهم در این هستش که با رهبر معظم انقلاب و تصمیم‌هایی که در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ خواهد شد، سیاست‌های لازم رو پیگیری خواهیم. वैसे बड़ा सच ये भी है कि नेतन्याहू खुद पब्लिक के गुस्से के बीच में बहुत ज्यादा घिरे हुए हैं। ये ईरान का कोई शहर नहीं बल्कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव है, जहां लोगों का गुस्सा नेतन्याहू पर बरस रहा है। नेतन्याहू को याद दिलाया जा रहा है कि गाजा पर बमबारी के 400 दिन पूरे होने के बाद और सिनवार के मारे जाने के बावजूद इजराइल हमास को खत्म नहीं कर पाया है। न ही नेतन्याहू उन इजरायली बंधकों को बचाने के लिए सीज फायर कर रहे हैं जो इस वक्त हमास के कब्जे में हैं। So today is the 400th day of the hostages in captivity. Women, men, a grandfather, 86-year-old, a baby, 1-year-old. They are all still in the tunnels of Hamas underneath the ground, and soon it's going to be another winter that they're going to be frozen, lonely, starving, until the moment that we're able to bring them back in a deal. The way to come back alive is a deal. All I wish for is that this war would end and our hostages will come back home safe. 101 people are still waiting to come back to their families. तेल अवीव में बैनर पोस्टर लेकर लोग नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन नेतन्याहू चाहते हैं कि ऐसा मोर्चा ईरान में भी खुले। पिछले 15 वर्षों में ईरान ने कई बड़े प्रदर्शन देखे हैं और ईरान की तरफ से हमेशा ये कहा गया कि ऐसे प्रदर्शनों के पीछे CIA या फिर मोसाद होता है। लेकिन नेतन्याहू ने जिस तरह से जिंदगी और आजादी की बात कही, उससे साफ है कि इजराइल के टारगेट पर अब खामेनेई और ईरान की सरकार है। लेकिन इजराइल में अब भी बड़ा मुद्दा बंधकों की आजादी है और ये सच है कि सीज फायर वाली डील न होने के लिए अब नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। Thing that is so frustrating for us to be here 400 days after the 7th of October 23 and still having 101 hostages in Gaza. This is something that is unbelievable, and we blame, in a way, our Prime Minister. Yes, the Hamas is also to be blamed, but we believe that our Prime Minister... This is a nightmare. The last hostage release deal occurred a year ago. After October 7, I was thinking it may take a week, 2 weeks, a month tops. I mean, people are dying there. Pretty soon there won't be anyone to save. And we need these hostages to come back. We need them here. It's important for our survival as a society, as a country, and it's a completely political game. तेल अवीव में हो रही नारेबाजी देखकर नेतन्याहू चाहते हैं कि अब पूरा फोकस ईरान पर हो, क्योंकि हसन नसरल्लाह और याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद नेतन्याहू के पास दिखाने के लिए कुछ ऐसा ठोस नहीं है जिससे साबित हो सके कि वो युद्ध जीत रहे हैं। दक्षिण लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन को 1.25 महीने हो चुके हैं, लेकिन नेतन्याहू के लिए बेरूत अब भी दूर नजर आ रहा है, जबकि गाजा में 43,500 लोगों की मौत और हमास की लीडरशिप खत्म करने के बाद भी इजराइल की फोर्स एक छोटे से इलाके को काबू कर पाने में फेल साबित हुई है।